how to deal with tricky passages and questions during the Tang dynasty। तो Tang dynasty कब से कब तक थी? 618 से 907 तक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि ऑथर ने कॉइन्स की कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस की बात करी है एक्सेप्ट और द वैल्यू ऑफ टेक्सटाइल कुड रिड्यूस, तो एक तो वेयर एंड टेयर में कपड़ा खराब हो गया, राइट। दूसरी रीजनिंग ये दी कि अगर तुम एक बोल्ट को पीसेस में कट कर रहे हो तो भी टेक्सटाइल के थान की बोल्ट की कीमत कम हो रही है। इंपॉर्टेंट बातें जो मैं हर क्लास में आपसे दोहराती हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको पकड़ में नहीं आएगी। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड आई होप आपने प्रीवियस 2 क्लासेस को देखा, समझा, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, राइट। हम इस पूरी सीरीज में कोशिश कर रहे हैं कि डिफिकल्ट सेट्स ऑफ आरसीएस को पिक करें ताकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिले। क्योंकि देखिए पिछले साल क्लैट बहुत आसान रहा और बहुत बैकलैश भी मिला कि इतना आसान पेपर आ गया, इंग्लिश तो बहुत ही आसान था। तो हो सकता है कि इस बार डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया जाए, ये तो होगा ही, राइट। अब मॉडरेट कर सकते हैं एंड इफ इट इज a bad day the questions can come from very difficult sets, but if you are very well prepared then you know that is the common saying, no, that the fortune favors the brave। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होना है, आपको एक क्लैरिटी चाहिए, आपको एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आपको कैसे पैसेज को हैंडल करना है। एक बार आप राइट अप्रोच को फॉलो कर लेते हैं फिर आपके लिए राह आसान हो जाती है, ठीक है जी। सो ऑन दिस ब्यूटिफुल थॉट लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। माय नेम इज जूही नरूला और जैसा मैं आपको हर बार सजेस्ट करती हूँ कि आप 1 घंटा जनरल रीडिंग ज़रूर करिए। अगर आपको अभी भी फियर नहीं जा रहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जो अच्छे सोर्सेज हैं वो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस हैं। 1 घंटे का टाइम निकाल के एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए। जितनी वेरिड रीडिंग करेंगे उतना कंफर्टेबल रहेंगे, उतना कॉन्फिडेंट रहेंगे, राइट, और उतना आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। तो इस क्लास को फॉलो अलोंग करिएगा, इसको एक रिकॉर्डिंग की तरह मत देखिए। आपको मैं टाइम दूंगी पैसेज को रीड करने का और क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने का, राइट। आप अगर उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और आपको ये क्लास हेल्प करेगी टू नो हाउ टू डील विद tricky passages and questions, right? So let's get started. We are going to solve a very interesting RC today, right? इससे पहले हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक पैसेज किया था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लो, राइट। अपनी ईज के साथ पैसेज को रीड करो। मैपिंग करो। मैपिंग की हमने प्रीवियस क्लासेस में नेक्सस सीरीज में ही बहुत सारे सेशंस लिए हैं टू एक्सप्लेन मैपिंग। While you are reading it, please keep this in mind that you are mapping aggressively, right? अगर बहुत laid back mapping होगी तो फिर काम नहीं चलेगा। So let's start reading this। अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, वीडियो को आप और पॉज करके रख लीजिए, राइट। और अगर आपने रीड कर लिया, so let's just deconstruct this passage। So if you realize that the government of China governing an empire, empire is kingdom, ठीक है, empire is kingdom of some 60 million people during the Tang dynasty। तो Tang dynasty कब से कब तक थी? 618 से 907 तक। implemented होता है लागू करना, अप्लाई करना, ठीक है। a complex financial system that recognized grain, कॉइन्स एंड टेक्सटाइल्स एज मनी। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि टैंग डायनेस्टी में किस तरीके से आप फाइनेंशियली काम करते थे और वहां पर क्या यूज किया जाता था एज करेंसी। तो टैंग डायनेस्टी में वो कह रहे हैं कि ग्रेन यानी कि अनाज, कॉइन्स और टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था इन फॉर्म ऑफ करेंसी, राइट, फॉर द ट्रांजैक्शंस। तो अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं तो देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट।
कितने लोगों के एम्पायर को गवर्न किया जा रहा था, टैंग डायनेस्टी की ड्यूरेशन क्या थी, जो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रखा था, वो क्या रिकॉग्नाइज करता था एज करेंसी और एज मनी. सो यू विल हैव ऑल योर आंसर्स. और इसी को हम अग्रेसिव रीडिंग कहते हैं, दैट यू आर इन्वॉल्व व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज. कॉइन्स डिड हैव सर्टन एडवांटेजेस. तो कॉइन्स की कुछ एडवांटेजेस होती थी. तो क्या कॉइन की एडवांटेजेस होती थी, लेट्स सी. They were durable, recognizable, and provided a convenient medium of exchange, especially for small transactions. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि ऑथर ने कॉइन्स की कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस की बात करी है, एक्सेप्ट, आपको पता है कहाँ पे रिविजिट करना है, राइट? आपसे पूछा जाता है कि कॉइन्स की ईज कहाँ थी, जहाँ पे स्मॉलर ट्रांजैक्शंस थे, जहाँ पे छोटा मोटा व्यापार करना होता था या अदला बदली करनी होती थी, वहां पर हम कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे. However, आपको मैंने कई बार बताया कि ट्रांजिशन वर्ड्स का ध्यान रखिए. देयर वर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस. तो इस इन लाइन्स ने एडवांटेजेस की बात करी, अब डिसएडवांटेज पे आ गए. तो डिसएडवांटेजेस क्या है? अ कंटिन्यूइंग शॉर्टेज ऑफ कॉपर मेंट दैट government mints could not produce enough coins for the entire empire to the extent that for most of the dynasties history. अब आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ कॉपर थी. तो कॉपर जिससे सिक्के बनते थे, अगर उसकी कमी होती थी तो गवर्नमेंट मिंट्स, मिंट्स क्या होती है? वेयर कॉइन्स आर मेड. ठीक है, मिंट क्या होती है? वेयर कॉइन्स आर मेड. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मिंट्स में अगर कॉपर की कमी है तो फिर इट इज डिफिकल्ट टू मिंट द कॉइन्स, और फिर सफिशिएंट कॉइन्स नहीं क्रिएट हो पा रहे थे या प्रोड्यूस हो पा रहे थे दैट कुड मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द एंटायर एम्पायर टू द एक्सटेंट. अब ये सेंटेंस आप आगे कंटिन्यू करिए. टू द एक्सटेंट दैट फॉर मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज हिस्ट्री कॉइन्स कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली अ टेंथ ऑफ द मनी सप्लाई. यानी कि आपको जितनी जरूरत थी उसका अ टेंथ ही कॉन्स्टिट्यूट कर पा रहे थे. अब आगे पढ़िए. की पेशेंस व्हाइल यू आर रीडिंग, राइट? आपको टेम्परामेंट बिल्ड करना ज़रूरी है. जल्दबाजी करेंगे, राइट? आप कोशिश करेंगे कि मैं फटाफट आगे बढ़ जाऊं, तो उससे समस्या ही होंगी, राइट? उससे कोई बहुत सिग्निफिकेंट आउटपुट नहीं निकलेगा. चलिए, आई होप यू हैव read everybody. Now let's start reading this. One of the main objections to call for taxes to be paid. तो यानी कि एक ऑब्जेक्शन रेज हो रहा था कि आप टैक्सेस को कॉइन फॉर्म में क्यों पे करेंगे, was that peasant producers who could weave cloth or grow grain, the other two major currencies of the Tang would not be able to produce coins and therefore would not be able to pay their taxes. तो यहाँ पे परेशानी यह है कि टैक्सेस वो कॉइन्स के फॉर्म में देना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे, राइट, जो किसान थे, उनको लगता था, या जो पेजेंट्स थे उनको लगता था कि वो कपड़ा तो बुन सकते हैं एंड दे कैन ग्रो ग्रेन, बट दे कैन नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस कॉइन्स. तो इसकी वजह से वो टैक्सेस कॉइन्स की फॉर्म में नहीं देना चाहते थे, राइट? तो यहाँ से क्वेश्चन इमर्ज कर सकता है कि व्हाई वाज द ऑब्जेक्शन इन गिविंग द टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स, राइट? एंड यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम हियर. As coins had advantages and disadvantages, so did textiles. तो अब आप देख रहे हो कैसे फ्लो ऑफ आइडियाज है. उसने एक जनरल इंट्रोडक्शन किया कि टैंग डायनेस्टी में मनी के फॉर्म में क्या यूज हो रहा था. मनी के फॉर्म में यूज हो रहा था ग्रेन, टेक्सटाइल्स और कॉइन्स, राइट? फिर कॉइन्स की बात करी, कॉइन्स के एडवांटेजेस की बात कर ली, कॉइन्स के डिसएडवांटेजेस की बात कर ली. और कॉइन्स का डिसएडवांटेज क्या था कि कॉपर की कमी, तो मिंटिंग नहीं हो पा रही थी कॉइन्स की, और इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स थे, पेजेंट्स थे, वो कॉइन की फॉर्म में टैक्सेस नहीं देना चाहते थे. और उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका आर्ग्यूमेंट था कि दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन वीव द क्लोथ, दे कैन ग्रो ग्रेन्स, but they cannot create coins, they cannot produce coins, so they would not want to pay the taxes in terms of coins. तो फ्लो ऑफ आइडिया पकड़ते जाइए, ये समझते जाइए आगे बढ़ते बढ़ते कि क्या डिस्कशन हो चुका है और कहानी किधर जा रही है, राइट? नाउ किस पे आ गए हैं? अब हम आ गए हैं
जैसे कॉइन्स की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थी, तो उसी तरीके से टेक्सटाइल्स की भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी। तो क्या थी, लेट्स रीड इट हियर। As coins had advantages and disadvantages, so did textiles. If in circulation for a long period of time, they could show sign of wear and tear. Right? तो यहाँ पे disadvantages की बात कर ली कि wear and tear हो जाता था. Stained, faded and torn bolts of textiles had less value than a brand new bolt. तो bolt होता है, अगर आप देखते हैं तो थान जिसको कहते हैं. So what is bolt? बोल्ट मीन्स थान, राइट? जैसे कपड़े का पूरा रोल टाइप का होता है, राइट? तो दैट्स व्हाट वी कॉल, अगर अभी तो एवरीथिंग इज कमिंग रेडीमेड, पर अगर आप कभी कोई रेमंड के शोरूम पे जाओ और कपड़ा खरीदने जाओ तो वो आपको इस तरह के राउंड बोल्ट्स होते हैं, वो दिखा देते हैं, राइट? तो कहते थे वियर एंड टियर होता है, मतलब वो खराब हो जाता था, राइट? तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो फेड हो जाता था तो उसकी वैल्यू कम हो जाती थी एज कंपेयर टू अ न्यू बोल्ट. फर्दर मोर, फिर ट्रांजिशन है तो आइडिया बिल्ड हो रहा है. अ फुल बोल्ट हैड अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो पूरे बोल्ट की एक पर्टिकुलर कीमत होती थी, राइट? चलिए अब आगे पढ़िए. ट्रांजिशंस पे ध्यान दीजिए, देखिए फ्लो कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है, उसी से आप पैसेज को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे. इफ कंज्यूमर्स कट टेक्सटाइल इनटू स्मॉल पीसेस टू बाय और सेल समथिंग, तो अगर बड़े बोल्ट से अगर आप उसमें से पीसेस कट कर देते थे जिसकी वैल्यू वर्थ लेस देन अ फुल बोल्ट होती थी, दैट टू ग्रेटली लेसन द वैल्यू ऑफ टेक्सटाइल. तो उससे भी अनदर रीजन कि हाउ द प्राइसेस और द वैल्यू ऑफ टेक्सटाइल कुड रिड्यूस. तो एक तो वेयर एंड टेयर में कपड़ा खराब हो गया, राइट? दूसरी रीजनिंग ये दी कि अगर तुम एक बोल्ट को पीसेस में कट कर रहे हो तो भी टेक्सटाइल के थान की बोल्ट की कीमत कम हो रही है, राइट? सो अनदर रीजन फॉर द वैल्यू टू बी लेस. ठीक है. सो अब आगे बोल रहे हैं अनलाइक कॉइन्स टेक्सटाइल्स कुड नॉट बी यूज फॉर स्मॉलर ट्रांजैक्शन. तो छोटी ट्रांजैक्शन के लिए यू कुड नॉट यूज टेक्सटाइल्स फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शन. तो उसमें कहा था कि कॉइन्स को यूज कर सकते थे, क्लॉथ को नहीं कर सकते थे, राइट? एज टेक्सटाइल कुड नॉट बी एक्सचेंज बाय फुट एंड इंच. तो आप छोटा छोटा तरीके से टेक्सटाइल को अगर आप छोटा कपड़ा बेच के व्यापार करोगे या ट्रांजैक्शन करोगे तो जो ओवरऑल प्राइस है ऑफ द बोल्ट वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता था. बट टेक्सटाइल्स हैड सम एडवांटेजेस. तो अब डिसएडवांटेजेस के बाद फिर ऑथर एडवांटेजेस डिस्कस करने लग गया. फॉर अ स्टार्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज वाइड स्प्रेड एंड देयर वर फ्यूअर प्रॉब्लम्स विद द सप्लाई ऑफ टेक्सटाइल्स. ठीक है. तो यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा था तो सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं थी, कॉइन्स पे सप्लाई की प्रॉब्लम रेज करी गई है. For large transactions, textiles weighed less than their equivalent in coins since a string of coins. तो कह रहे हैं कि अगर लार्ज ट्रांजैक्शन होता था तो उनकी कीमत मतलब उनका जो वजन था वो कम होता था एज कंपेयर टू द इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ कॉइन्स कुड वे एज मच एज 4 kg. तो यानी कि कॉइन्स का वजन ज्यादा होता था और टेक्सटाइल्स का रिलेटिवली वजन कम होता था. चलिए डिस्कशन को आगे पढ़िए. जितना अच्छे से पैसेज को कंट्रोल में लेकर आएंगे उतना आप रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्विंग आसान हो गई है. और जितना आप लेड बैक एटीट्यूड से पढ़ोगे तो उतनी आपको परेशानी आएगी. तो हमेशा सिंसियरिटी के साथ, फोकस के साथ पैसेज को रीड करिए. चलिए. सो फर्दर मोर फिर डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा है. द डायमेंशंस ऑफ बोल्ट ऑफ सिल्क हेड रिमार्केबली स्टेडी. तो जो डायमेंशंस थी वो स्टेडी रहती थी. तो टेक्सटाइल्स की एडवांटेजेस की लिस्ट आगे बढ़ रही है, राइट? 56 centimeter wide and 12 meter long. The value of different textiles were also more stable than its fluctuating value of coins. तो वैल्यू कॉइन्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही थी पर जो टेक्सटाइल्स थे उनकी वैल्यू क्या रह रही थी, स्टेबल रह रही थी. सो दिस इज अनदर एडवांटेज दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज. द गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड द यूज ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर लार्जर ट्रांजैक्शन. तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी, लार्जर ट्रांजैक्शंस के लिए टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल कर रही थी. कॉइन्स ऑन द अदर हैंड, तो जैसे कह रहे हैं कि कॉइन्स छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए बेहतर थे और ऐसा बोला भी कि जो कपड़ा था उसका वजन कम था एज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ कॉइन्स. तो कॉइन्स छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए बेटर थे एंड पॉसिबली गिवन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉइन्स फॉर अ मोर लोकल यूसेज एंड द कॉस्ट फैक्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन हैज ऑल्सो बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन. चलिए अब आगे बढ़िए.
So now we come to grain. सो ग्रेन बिकॉज इट रॉटेड इजिली, रॉटेड का मतलब क्या होता है, सड़ जाना. तो अब ऑथर कहाँ पे आ गए, ग्रेन के कॉन्टेक्स्ट में आ गए हैं कि वॉज नॉट यूज नियरली एज मच एज कॉइन्स एंड टेक्स्ट है. तो ग्रेन्स क्योंकि वह जल्दी खराब हो जाते थे तो उनको उतना नहीं यूज किया जाता था जितना कॉइन्स और टेक्सटाइल को यूज किया जाता था. बट टैक्स पेयर्स वर रिक्वायर्ड टू पे ग्रेन टू द गवर्नमेंट एज अ शेयर ऑफ देयर एनुअल टैक्स ऑब्लिगेशंस. बट टैक्स पेयर्स कैसे टैक्स भर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ ग्रेन्स, राइट. एज एंड ऑफिशियल सैलरीज वर एक्सप्रेस्ड इन वेट ऑफ गेन्स. तो एक तो टैक्स और सैलरीज यानी ऑफिशियल कामों के लिए आप ग्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे. इन एक्चुअलिटी आर ओन करेंसी सिस्टम टुडे. तो देखिए टैंक से ट्रांजिशन करते करते प्रेजेंट सिनेरियो में आ गए. तो ये आपको समझना है, कई पैसेजेस में इस तरीके का सिनेरियो लेकर आते हैं जहां पे एक पास्ट का इंसिडेंस लेकर आते हैं, स्टोरी बिल्डिंग करते हैं या डिस्कशन करते हैं, एंड दे ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट सिचुएशन. तो ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में आवर ओन करेंसी टुडे हैज सम सिमिलैरिटीज इवन इफ इट इज चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. वी हैव कैश कॉइन्स फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शंस. तो प्रेजेंट डे सिनेरियो में एसोसिएट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि कैसे जो पुरानी करेंसी थी टैंक के टाइम की और अभी के टाइम में क्या सिमिलैरिटी है, right. We have cash coins for small transactions like paying for parking at a meter, and banknotes for other items, checks and debit credit cards for other often larger type of payments. At the same time, we are shifting to electronic banking and making payments online. Some young people never use cash, do not know how to write a check. तो किस तरीके से पहले टैंग डायनेस्टी में भी ग्रेन, क्लॉथ और कॉइन्स को यूज करके एज पर द सिचुएशन अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी, और प्रेजेंट डे में कैसे हम छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए कॉइन्स यूज कर रहे हैं, बैंक नोट्स यूज कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे हैं, या अब तो सब गूगल पे और डिजिटली भी चेंजेस हो रहे हैं. और वो बोल रहे हैं कि मे बी ऐसा होगा कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को तो कभी चेक लिखना भी नहीं आएगा. यंग पीपल माइट नेवर यूज कैश. आप देखते हैं ना, कैश तो बिल्कुल ही, especially after COVID, with the advent of UPI, it has completely, almost gone at many places, right. So this is how the author is building upon the idea. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. तो अब आपने जैसे ही पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको फ्लो समझ में आ गया कि पैसेज कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं. बस अब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत पेशेंस दिखाना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है. एंड यू हैव टू गिव गुड 1 मिनट. अगर आपको कहीं लगता है कि आपको रिविजिट करना है, प्लीज फील फ्री, यू कैन गो बैक ऑल्सो टू द पैसेज. मतलब आप पीछे से वीडियो को थोड़ा सा ड्रैग डाउन करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो. बट एक बहुत अच्छी हैबिट होती है कि अब अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई कर लो, क्योंकि उस केस में आपको कॉन्फिडेंस रहता है, राइट. और वो एक अच्छी प्रैक्टिस है. ऐसा सोचें कि आपको सब याद रह जाएगा, वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है. चलिए, so let's take a look at the question. In the context of the passage, which one of the following can be inferred? Inferred का मतलब होता है कि आप पैसेज के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो. तो inferred, implied, what can be suggested from the passage, right? इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं. Which of the following must be true on the basis of the information? Which of the following should be true, right? Which of the information can be verified? तो इस तरीके से कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज करके टास्क वर्ड्स देके, टास्क वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में करना क्या है. तो कोई भी टास्क वर्ड्स और एक्शन वर्ड देके आपसे सवाल क्रिएट करवा सकते हैं. सो करेंसी यूसेज वो सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न टाइम्स. हाँ, लास्ट में तो जो कंक्लूसिव पैराग्राफ था, अगर आप यहाँ पर आएंगे, राइट, इधर आप पढ़ोगे तो इसने कहा है ना कि इन एक्चुअलिटी आर करेंसी सिस्टम टुडे वाज सिमिलर इवन इफ इट इज चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, राइट. सो दिस इज हाउ द ऑथर हैज सेड दैट देयर वाज सिमिलैरिटी. तो ये स्टेटमेंट को हम रख सकते हैं, राइट. तो आपने चेक भी कर लिया, आपने रिलेट भी कर लिया, वेरीफाई भी कर ली इन्फॉर्मेशन को, तो आप श्योर हो जाओगे, कन्विंस्ड हो जाओगे. Currency that deteriorated easily was not used in official work. Deteriorated मतलब जिसकी वैल्यू लगातार गिरती जाती है, ठीक है. So something which becomes gradually the value decreases.
डिक्रीजेस या खराब हो जाना, स्टेट ऑफ बिकमिंग वीकर, हेल्थ डिटेरोइट होना, या इस केस में तो कौन सी करेंसी डिटेरोइट हो रही थी? ग्रेन होता था क्योंकि वो सड़ जाता था, बट ग्रेन वॉज नॉट यूज, ग्रेन वॉज यूज, ग्रेन को तो इस्तेमाल कर रहे थे वो सैलरीज में और टैक्स में। देखो आप पैसेज में जाओगे तो इस इंफॉर्मेशन को तो आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा है कि इट रॉटेड इजिली, रॉटेड का मतलब यही है कि उसकी वैल्यू खराब हो जाती थी, सड़ जाता था, वो डिटेरोइट हो जाती थी। बट टैक्स पेयर्स वर रिक्वायर्ड टू पे ग्रेन टू द गवर्नमेंट एज अ शेयर ऑफ देयर एनुअल टैक्स, तो ये तो सारी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन ही है, और सैलरीज भी ग्रेन्स में दी जा रही थी, राइट। सो नाउ इफ यू सी टू दिस बी तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज सजेस्टिंग, राइट। तो बी चॉइस को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। कॉपर कॉइन्स वर मोर वैल्यूएबल एंड ड्यूरेबल, तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपने मेरी ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन की क्लास को अटेंड किया है नेक्सस में, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर कंपैरेटिव टर्म आती है तो आपको कंपैरिजन नहीं यूज करना, राइट। ठीक है, तो यहाँ उसने बोला है कि टेक्सटाइल्स वियर एंड टियर हो जाता था, ठीक है, बट वैल्यूएबल वाला एस्पेक्ट तो आप कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए सी चॉइस भी एलिमिनेट हो जाएगी। ग्रेन्स वर द मोस्ट यूज करेंसी, तो मोस्ट यूज भी नहीं कह सकते, राइट। अगेन मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मैंने एक क्लास ली थी नेक्सस में ही, ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन की, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कैसे करते हैं, राइट। इसको हम POE, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी, जहां पे मैंने सारे टूल्स बताए थे कि किस किस तरीके से ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट होती हैं। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई कंपैरेटिव टर्म आती है, सुपीरियर, इंफीरियर, मोर, लेस, लीस्ट, राइट, तो आपको देखना है कि एक्चुअली कंपैरिजन हुआ है या कि आपको ट्रिक करने की कोशिश की जा रही है। तो मोस्ट यूज नहीं कह सकते आप, राइट। पैसेज कहीं से नहीं कह रहे कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी, तो इसलिए डी भी आउट हो जाता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चॉइस ए। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। So if you take a look at the question, this is saying according to the passage के अनुसार the modern currency shares all of the following features with the Tang except, तो what is not shared as a feature? वॉट इज नॉट शेयर्ड, राइट। अगर आप क्वेश्चन पे टाइम बिताना ज्यादा चालू कर देंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर देंगे, राइट, अपनी भाषा में, राइट, यू विल जस्ट ट्राई टू डीकोड द क्वेश्चन, स्पेंड सम मोर टाइम ऑन द क्वेश्चन, राइट, एंड सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, कन्वर्ट द क्वेश्चन इन योर लैंग्वेज, तो आप इस तरह के ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी फेमिलियरिटी या ट्रेट शेयर्ड नहीं था, कौन सा फीचर वाज डिफरेंट, राइट। तो आप चेक करते जाइए, जो फीचर आपको लग रहा है कि सिमिलर था वो आंसर नहीं हो सकता, राइट, एंड दैट इज हाउ बाय अग्रेसिव प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यू कैन रीच टू द राइट आंसर। सही, इट यूज डिफरेंट मटेरियल एज करेंसी, हाँ, जैसे वो ग्रेन कॉइन यूज करते हैं हम, कहीं डेबिट कार्ड्स, कहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, कहीं कॉइन्स, बैंक नोट्स यूज कर रहे हैं, तो ये तो डिस्कस्ड है, राइट। हमें ध्यान रखना है व्हाट इज नॉट अ शेयर्ड फीचर। इट्स करेंसीज फ्लक्चुएट, हाँ, तो उसने बोला था कॉइन्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, प्रेजेंट डे करेंसी भी फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। इट यूज डिफरेंट करेंसीज फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, यहाँ पे भी बोला है कि लार्जर ट्रांजैक्शंस के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे हैं, वो ग्रेन्स यूज कर रहे थे टैक्स के लिए, छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए कॉइन यूज कर रहे थे, तो ये सारा डिस्कशन हुआ है। तो ये तीनों तो शेयर्ड फीचर्स की तरह डिस्कस हुआ है, तो बचा क्या? बचा डी, सो डी विल वर्क एज द राइट आंसर। सिंपल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टू हेल्प यू एस द क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस एंड विद ईज। इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाइए, जो बचेगा वो आंसर है, राइट। यही तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का फंडा है, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां आपको जरूरत लगे रिविजिट करने की, देखिए कुछ ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। रिविजिट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, राइट, क्वेश्चन को समझदारी से डील करिए
और अग्रेसिवली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए, राइट। और पैसेज जब आप रीड कर रहे हैं तो मैपिंग करिए ताकि आपको पता रहे कहाँ पे रिविजिट करना है, आपका फोकस इंटैक्ट रहे और सारे जनरल क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर सको। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं हर क्लास में आपसे दोहराती हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको पकड़ में नहीं आएगी। तो ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी वर्किंग इन अ स्ट्रैटेजिक एंड इन द राइट फैशन, राइट। तो देखिए, when discussing textiles as currency in the Tang period, the author uses the word steady and stable to indicate all of the following। तो वो बोल रहा है कि इसकी सप्लाई रिलायबल थी, कॉइन्स की तो नहीं हो रही थी रिलायबल सप्लाई। उसने कहा था कि क्योंकि तो प्रोड्यूसर्स खुद से, पेजेंट्स खुद से फैब्रिक क्रिएट कर पाते थे, बुन पाते थे। तो यस, रिलायबल सप्लाई का पॉइंट बोला है उन्होंने, ठीक है। रिलायबल मेजरमेंट्स भी बोला है कि स्टैंडर्डाइज वैल्यूज थी, और क्वालिटी भी सिल्क की उन्होंने बोला है। तो अगेन ABC मेंशन्ड है, राइट। वो मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो व्हाट विल आई पिक अप एज द राइट आंसर? डी, कि आप यहाँ पे जाके टेक्सटाइल वाले पे सारे पॉइंट्स वेरीफाई भी कर सकते हो, राइट। सो उसने बोला ना कि देखिए द वैल्यू स्टेबल थी, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छे से बोला है, ठीक है। देन उसके बाद जो डायमेंशंस थी वो स्टेडी होती थी, राइट। ये वाला भी एक पॉइंट उसने रेज किया है, राइट। और उसके ये बात भी बोला कि जो सप्लाई ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर वर फ्यूअर प्रॉब्लम्स विद द सप्लाई ऑफ टेक्सटाइल्स। तो आप देख रहे हो कि हर जगह से तो आप पॉइंट को वेरीफाई कर पा रहे हो, तो पहले 3 को आप वेरीफाई कर पा रहे हो। उसने एक्सेप्ट पूछा तो फिर क्वेश्चन को पकड़ना है, और व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन। तो उसकी बात नहीं की गई है, तो दैट इज हाउ वी विल पिक डी एज द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई सॉल्विंग दिस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा इसको करके, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के करिएगा, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। So during the Tang period, which one of the following would not be economically sound decision? मतलब economically wise decision नहीं होगा for a small purchase in the local market that is worth 1/8 of a blot of बोल्ट ऑफ क्लॉथ, राइट। तो कह रहे कि अगर एक छोटा ट्रांजैक्शन करना है तो इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन समझदारी वाला नहीं होगा, राइट, जहां पे समझदारी नहीं दिख रही। सो कटिंग 1/8 ऑफ द फैब्रिक फ्रॉम अ न्यू बोल्ट टू पे द अमाउंट। तो एक बड़े फैब्रिक का सिर्फ 1/8 पार्ट को कट करने से जो पूरा का पूरा बोल्ट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो पैसेज में बार बार बोला था कि क्या डिसएडवांटेज था टेक्सटाइल का, कि वेयर एंड टियर हो सकता था, और पूरे बोल्ट में अगर आप छोटे ट्रांजैक्शंस करोगे, कट करोगे, तो रेस्ट ऑफ द बोल्ट का जो वैल्यू था वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। तो ये मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। मेकिंग द पेमेंट विद अप्रोप्रिएट वेट ऑफ ग्रेन, ये तो समझदारी वाला डिसीजन है, इसमें क्या दिक्कत है, राइट। यूजिंग कॉइन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट टू मेक द पेमेंट, इसमें भी इकोनॉमिकली साउंड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पेइंग विद द फेडेड बोल्ट ऑफ क्लोथ, तो बढ़िया, आपका तो खराब कपड़ा निकल गया और आपका काम भी बन गया, ये भी वाइज डिसीजन है। आपसे पूछा था विच इज नॉट, अब अगर आपने यहाँ पे नॉट नहीं पढ़ा ना तो आप पूरा क्वेश्चन खराब कराओगे, राइट। तो इकोनॉमिकली राइट डिसीजन क्या नहीं होगा कि तुम एक बड़े थान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा काट देते हो तो बाकी पूरे थान की कीमत रिड्यूस हो जाती है, एंड दैट्स नॉट अ वाइज डिसीजन, राइट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? चॉइस ए, राइट। चलिए, so this brings us to the end of the session. I hope you really enjoyed solving this passage. Again, be aggressive with mapping, pay attention to the questions, right? उसके बाद do aggressive process of elimination, 1 घंटा general reading करिए, right? बहुत ही important है। और दिन के 10 से 15 मिनट vocabulary building को दीजिए, और 2 RCs with analysis everyday basis पे करिए, राइट। तो अगर आप ये भी करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी मिलेगी, एंड द थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। सो आई होप यू रियली एंजॉयड सॉल्विंग दिस पैसेज। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय बाय, गॉड ब्लेस।